साथियों नमस्कार। इतिहास की एक और नई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी तक हमने इस कक्षा में मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की चर्चा की हुई है। हमने वहां पर देखा कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में तीन महत्वपूर्ण वंश, जिसमें हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और फिर अंत में नंद वंश के बारे में आपको बताया था। और इन्हीं तीनों वंशों को हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के अंतर्गत एक एक करके देखेंगे। ठीक है। मगध, जिसको मैंने आपसे पहले ही चर्चा किया हुआ है कि 16 महाजनपदों में अंत में मगध ही एक ऐसा साम्राज्य होता है, एक ऐसा राज्य होता है जो साम्राज्य की ओर अपने आप को विकसित करता है। साम्राज्य का मतलब है कि एक विशाल राज्य की ओर बढ़ता है। ठीक है। उसी क्रम में हमने आपको बताया था कि जब 16 महाजनपद धीरे धीरे अपने आप को मतलब सिमटने लगते हैं 4 महाजनपदों में, तो वही 4 महाजनपद फिर धीरे धीरे करके कैसे मगध साम्राज्य अपने आप को विकसित करने का काम करता है, अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम करता है। और उसमें जो सबसे पहला योगदान होता है वो होता है किसका? हर्यंक वंश का। और हर्यंक वंश की जो शुरुआत होती है वो बिंबिसार नामक शासक से होती है। मैंने आपको बताया था कि जो मगध साम्राज्य की उत्कर्ष की बात होती है, यहाँ पर एक विवाद की स्थिति होती है। इस विवाद में यह माना जाता है कि जो ये मगध साम्राज्य के पहले शासक हुए हैं, कुछ का मानना है कि ये हर्यंक वंश नहीं था और कुछ का मानना है कि हर्यंक वंश जो है मगध साम्राज्य का पहला वंश था जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। तो हमारा जो प्रमाणिक साधन है उसमें यह माना जाता है कि जो ये हर्यंक वंश है यही मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में पहले वंश के रूप में अपनी भूमिका निभाता है और उसके जो पहले शासक हुए वो बिंबिसार हुए। तो हम आज आपसे इसी बिंबिसार शासक से शुरुआत करेंगे। हर्यंक वंश का जो प्रथम शासक था, इसका जो संस्थापक था बिंबिसार, मैं आज आपसे इसी शासक के विषय में चर्चा करने वाला हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है मतलब आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है जितनी भी चीज़ों को पढ़ रहे हैं उसको अपने नोट्स में जरूर लिखते चलिएगा, ताकि आप जो है जब आपका एग्ज़ाम आए तो उस समय आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। ये मत सोचिएगा कि चलिए हम एग्ज़ाम जब आएगा तभी पढ़ाई करेंगे, बाद में पढ़ाई करेंगे। कभी भी अपनी पढ़ाई को टालना नहीं चाहिए। धीरे धीरे एक एक करके आप लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अचानक आप घड़े को भरना चाहेंगे तो वो एक बार में नहीं भरेगा, लेकिन अगर आप बूंद बूंद करके अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे तो एक दिन आप जरूर इस इतिहास नामक विषय में कहीं ना कहीं एक बेहतर ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, औरों से आप बेहतर की स्थिति में खुद को पाएंगे। तो इसलिए बाकायदे अपने नोट्स को बनाइएगा और लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। बाद पर किसी चीज़ को टालने का प्रयास कतई मत करिएगा। ये मेरा आपसे एक कहीं ना कहीं आपको एक सलाह है। ठीक है। तो अपने हम क्लास की शुरुआत करेंगे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की। साथियों, एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं, लगता है कि कुछ उपयोगी है, तो आप अपने साथियों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाने का काम करिएगा, जिससे इस क्लास से वो लोग भी लाभान्वित हो सके। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस क्लास की, जिसका विषय है आज बिंबिसार, मतलब मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के अंतर्गत प्रथम वंश है हर्यंक वंश, और उसी हर्यंक वंश के अंतर्गत हम प्रथम शासक की बात करेंगे बिंबिसार। आज की क्लास का हमारा यही विषय है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। हर्यंक वंश। ठीक है। और उसमें हम देखेंगे पहले शासक का नाम क्या है? बिंबिसार। बिंबिसार। अगर इसके शासनकाल की बात करें तो कब से शुरू होता है बताइए? 545 से लेकर 412 ईस्वी है, ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिंबिसार के शासनकाल की बात करें तो 545 से 492 ईसा पूर्व। ठीक है। ये इनका शासनकाल है। ठीक। हम शुरू करते हैं अपने बिंबिसार को। ध्यान दीजिए, दो शासक का नाम आता है, एक बिंदुसार, एक बिंबिसार। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। बिंदुसार की बात करें
तो वो मौर्य वंश के शासक थे और बिंबिसार क्या है, हर्यक वंश के संस्थापक हैं। ठीक, तो लिखिएगा पॉइंट वाइज आप कि हर्यक वंश नाग वंश की एक उपशाखा थे जिसका संस्थापक मतलब हर्यक वंश का संस्थापक जिसका संस्थापक बिंबिसार नामक व्यक्ति हुआ। मतलब कि इस हर्यक वंश की स्थापना किसने किया, तो किसने किया, बिंबिसार ने किया। ठीक, बिंबिसार का जैन साहित्य में नाम श्रोणिक मिलता है। क्या मिलता है, श्रोणिक मिलता है। ठीक है, तो ये हुई कुछ प्राथमिक बातें। साथियों, जो मगध है, मगध पर शासन का अभी भी प्रारंभ हो रहा है और जिसकी जिम्मेदारी बिंबिसार के हाथों में आई है। और हम पाते हैं कि इसके समय जो इसके अन्य पड़ोसी राज्य थे वह भी कहीं ना कहीं शासन सत्ता को बढ़ाने की ओर लालायित थे, अग्रसर थे कि कैसे हम अपने अपने राज्य का विस्तार करें। इसी क्रम में बिंबिसार भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। मजेदार बात यह है कि बिंबिसार की जो नीति थी वह कहीं ना कहीं ये इस रूप में बढ़ाना चाहता था कि हम युद्ध के साथ साथ कुछ ऐसा भी करें जिससे हमारा संबंध जो है वो और विस्तारित हो सके। तो जो इसकी नीति रही है वो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके या इसके जो पड़ोसी राज्य हैं उससे जो होने वाले आक्रमण से खुद की रक्षा कर सके। यही इसकी मुख्य नीति थी। तो इसने क्या किया कि वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य को सुरक्षित भी किया और अपने साम्राज्य को बढ़ाने का भी काम किया। ठीक है, तो हम यहां पर हेडिंग देखेंगे कि वैवाहिक संबंध एवं विजय कर लेते हैं एवं विजय। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम देखते हैं कि किससे उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो जो सबसे पहले होगा, लिखिएगा इसमें कि सबसे पहले इसने लिच्छवी के चेटक की पुत्री चेलना, जिसको छलना भी कहते हैं, छलना से विवाह कर मगध के उत्तर की ओर से होने वाले आक्रमण से मगध के उत्तर की ओर होने वाले आक्रमण से मगध को सुरक्षित किया। मतलब इसने
क्यों वैवाहिक संबंध स्थापित किया लिच्छवी गणराज्य से? क्योंकि जो है ये मगध के जो उत्तर दिशा में ये लोग स्थित थे, इससे होने वाले आक्रमण मतलब लिच्छवी लोग बहुत कहीं ना कहीं इनके लिए खतरा उत्पन्न किए हुए थे। तो इससे क्या हुआ कि जब इनके कहीं ना कहीं रिलेटिव बन गए तो उससे से क्या हुआ कि इनको उस तरफ से होने वाले आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त हो गई। ठीक है, चलिए देखेंगे इनका अगला वैवाहिक संबंध, इसको आप लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं, बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से विवाह कर कौशल को अपना मित्र बना लिया, मित्र राज्य बना लिया। ठीक है, ये उसका दूसरा महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध था। तीसरा था मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। ठीक है, तो उसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य को सुरक्षित सुदृढ़ करने का काम किया। ठीक है, उसके अलावा और भी कई सारे वैवाहिक संबंध हैं, तो ये कुछ महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध थे। देखिएगा कि महावज्ञ में इसकी 500 रानियां, सोचिए, मतलब कि इसने वैवाहिक संबंधों से ही अपने राज्य को कहीं ना कहीं सुरक्षित करने का काम किया और आगे बढ़ाने का भी काम किया। 500 रानियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अवंती से मित्रता। इसने अवंती राज्य से भी मित्रता स्थापित की। ठीक है, इसमें देखिएगा कि अवंती के राजा कौन था? चंद्रप्रद्योत से इसने मित्रता स्थापित की। कैसे? ध्यान दीजिएगा, एक बार चंद्रप्रद्योत पांडुरोग का मतलब होता है पीलिया से पीड़ित था। इस रोग के उपचार के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछते हैं कि जीवक किसका राजवैद्य था, तो किसका था? बिंबिसार का था। अपने राजवैद्य जीवक को प्रद्योत की चिकित्सा के लिए, मतलब इनको ठीक करने के लिए
प्रद्योत की चिकित्सा के लिए प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजता है। ठीक है, अब आप जरा सोचिए कि अगर कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, अगर उसकी आप मदद करेंगे तो क्या आपको दुश्मन बनेगा? वो मित्र ही बनेगा। आपसे उससे एक अलग जुड़ाव हो जाएगा कि इसने जो है हमारे कठिन समय में हमारी मदद की। बात समझ आ रही ना? तो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से और हेल्प करने के माध्यम से, सहायता करने के माध्यम से भी इसने अपने आप को सुदृढ़ करने का काम किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा। आगे लिखिएगा, अंग पर आक्रमण। अंग पर आक्रमण। ठीक है, इसमें देखिएगा कि बिंबिसार ने अंग पर जरा मुझे बताइएगा कि अंग की राजधानी क्या थी? आप लोगों ने पढ़ा होगा, सोचिए, बताइए जरा। बिंबिसार अंग पर अधिकार करने के लिए, अंग पर अधिकार करने के लिए अंग के शासक ब्रह्मदत्त, कौन था? ब्रह्मदत्त पर आक्रमण किया। ब्रह्मदत्त पर आक्रमण किया। ठीक है, तथा अंग की राजधानी क्या थी? याद आया कुछ? बोलिए। अंग की राजधानी, चलिए जिन्होंने सही बताया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। अंग की राजधानी चंपा पर अपने पुत्र अजातशत्रु को वायसराय नियुक्त किया। ठीक है, अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का वायसराय, कहाँ का? चंपा का, मतलब अंग का वायसराय नियुक्त किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। साम्राज्य विस्तार, मतलब और कहाँ कहाँ इसका साम्राज्य विस्तृत है, मतलब कितना बड़ा था, इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें लिखिएगा महावग एवं बुद्ध घोष के अनुसार उसके राज्य में 80,000 ग्राम थे। 80,000 ग्राम थे, मतलब उसका जो शासन क्षेत्र था वहां पर कुल मिलाकर 80,000 से अधिक गांव थे। ठीक, आगे लिखिएगा, बुद्धचर्या के अनुसार उसका साम्राज्य, उसके राज्य का विस्तार 300 योजन था, जिसे अजातशत्रु ने बढ़ाकर 500 योजन कर दिया था। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। चलिए आगे लिखिएगा, मगध की प्रारंभिक राजधानी
मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज, जिसको कुशाग्रपुर के नाम से भी जाना जाता है, गिरिव्रज थी। देखिएगा आगे, यह वज्जी संघ के बार बार होने वाले आक्रमण के कारण सुरक्षित न थी, अतः बिंबिसार ने 5 पहाड़ियों से घिरे 5 पहाड़ियों कौन सी वो पहाड़ियां थी आपको तो याद रखना चाहिए। वो थी वृषभ, वराह, चैत्य, ऋषिक और व्यवहार, ये 5 पहाड़ियां थी। आपको याद आ जाता, ठीक है, नहीं तो कोई प्रश्न मत कीजिएगा। 5 पहाड़ियों से घिरे राजगृह, क्या था? राजगृह को अपनी नवीन राजधानी बनाया। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट लिखिए, उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार बिंबिसार को राजाओं का सिंह कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे लिखिएगा, आगे देखिएगा, बिंबिसार का प्रशासन। इसमें देखिएगा कि बिंबिसार ने मगध में सुव्यवस्थित प्रशासन की नींव डाली तथा अपने राज्य के उच्च अधिकारियों क्या बोलते थे? राजभट। उच्च अधिकारियों राजभट को 4 भागों में विभक्त किया। ठीक है, वो 4 भाग कौन कौन से थे? तो आगे देखिएगा, पहला है संबथक या सर्वाथक महामात्र। ठीक है, इसमें देखिएगा कि
ये राज्य के सामान्य अधिकारी थे। ये राज्य के सामान्य अधिकारी थे। दूसरा है व्यवहारिक महामात्र। व्यवहारिक महामात्र, ठीक है। ये क्या थे? ये राज्य के न्यायिक अधिकारी थे। ये राज्य के न्यायिक अधिकारी थे, ठीक। तीसरा लिखेगा सेना नायक महामात्र। ये क्या थे? ये सैनिक अधिकारी थे। सैनिक अधिकारी थे, ठीक है। चौथा है उत्पादक महामात्र। उत्पादक महामात्र, ये क्या थे? उत्पादन एवं कर वसूल करने वाले अधिकारी थे। कर वसूली अधिकारी थे ये लोग, ठीक है। ये रहा उसका बिंबिसार का प्रशासन। चलिए आगे देखिएगा। बिंबिसार ने विद्या कला को प्रोत्साहन दिया। विद्या कला को प्रोत्साहन दिया। जीवक उसका राजवैद्य था। जीवक उसका राजवैद्य था, जिसे उसने शिक्षा प्रदान करने के लिए तक्षशिला भेजा था, ठीक है। मतलब जीवक को आप ध्यान रखिएगा कि जीवक इसका महत्वपूर्ण मतलब एक क्या था? राजवैद्य था, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा। बिंबिसार बौद्ध धर्म के साथ जैन धर्म एवं हिंदू धर्म के प्रति भी सहिष्णु रहा, ठीक है। मतलब कि इसने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म को भी महत्ता प्रदान की, जैन धर्म को भी महत्व प्रदान किया और ब्राह्मण धर्म मतलब हिंदू धर्म को भी उसने महत्ता प्रदान किया, ठीक है। तो ये बिंबिसार से संबंधित कुछ पॉइंट थे, ध्यान दीजिएगा। इतने मतलब कि बिंबिसार थोड़े ज़्यादा लंबे हो गए, मतलब की क्लास ज़्यादा लंबी हो गई, तो इससे आप परेशान मत होइएगा। हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है और कहीं ना कहीं ये मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इस दृष्टि से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको बाकायदा आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।